दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से स्टेशन के अंदर। फटाफट सारे के सारे लोग आ जाएंगे और जल्दी से बता दीजिए मुझे आज के इस स्टेशन के अंदर क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो, क्या आप लोगों को मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। यस, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि अभी हमारा बेटा यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है सीए फाउंडेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट ट्रैक बैच में ऑल सब्जेक्ट्स के कॉम्बो यहाँ पे आप लोगों के साथ विद प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल है। आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत है, यानी कि मान लीजिए अगर आपको लॉ नहीं जम रहा है या आपको यहाँ पे मैथ्स नहीं जम रहा है, आपको इकोनॉमिक्स नहीं जम रहा है, अकाउंट्स नहीं जम रहा, तो आप यहाँ पे लॉ पे क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। क्या ये सब सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए फटाफट सारे लोग आ जाएंगे और आज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, आज हम लोगों को यहाँ पे देखना है, आज हम लोगों को यहाँ पे देखना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल से रिलेटेड हम लोग चीजें देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल हमने कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल हमने कौन सी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाएंगे सारे के सारे लोग, ध्यान दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज क्या आती है, यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कि अगर मैं बात करूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जैसे कि मैं बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब भी कोई सिक्योरिटी लिस्टेड होती है, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी कोई सिक्योरिटीज दोस्तों लिस्टेड होती है तो ऐसे केस के अंदर उसे लिस्टेड कंपनी बोला जाता है। बराबर है। नंदा कह रहे हैं सर आप रेगुलर क्यों नहीं आते? मैं रेगुलर ही तो हूं बेटा, शाम में तो मेरे डेली क्लासेस हो ही रहे। ये जो सुबह के क्लासेस है ये तो एडिशनल चीज है ना, ये एक एडिशनल चीज है जो मैं आपको करवा रहा हूं अभी, जो मैं सेशंस ले रहा हूं। बाकी तो मेरे रेगुलर चल ही रहे सेशंस, वो तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर, है ना। चलो आ जाओ, आ जाएंगे अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चले गया, आ जाएंगे सारे लोग, ध्यान देंगे, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड नाउ। ओके परफेक्ट है। चलिए तो अगर मैं बात करूं तो सर लिस्टेड कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है जिन्होंने अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करा के रखा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जैसे देखो एनएससी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे जो बोला जा रहा है एलटी हो गया, एलएनटी हो गया, टीसीएस, ग्रासिम हो गया, फिर सन फार्मा हो गया, एमएनएम हो गया, पावर ग्रिड हो गया। इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे दूसरे सिक्योरिटीज आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोको हो गया, फिर ये एचसीएल टेक हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है बेटा, जिन्होंने अपने सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करा दिया है। जिनका कहना है कि अगर पब्लिक को हमारे शेयर्स खरीदना है तो ये कहा जा सकता है एनएससी के ऊपर या बीएससी के ऊपर जा सकते हैं और हमारे सिक्योरिटीज को बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। क्रिश कह रहा है अभी तक रिफंड नहीं मिला, क्या करूं सर? आप ट्राई करते रहिए, लेकिन लोगों को रिफंड आना चालू हो गया। कल बहुत सारे लोगों को रिफंड आया है, अगर मैं बात करूं तो कल बहुत सारे लोगों को आया। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर मैं देखिए अब नेक्स्ट वाली चीज, प्रोवाइडेड दैट अगर ऐसी कंपनी जिसका इंटेंशन है बेटा, क्या है सभी लोग बोलो, जिसका इंटेंशन है सिक्योरिटीज को लिस्ट कराने का सेबी के पास, तो ऐसे केस के अंदर क्या उसको अपन लोग लिस्टेड कंपनीज बोलेंगे क्या? नहीं सर, जिसका इंटेंशन है ना उसको लिस्टेड कंपनी अपन नहीं कहते हैं, समझना। जिसका इंटेंशन होता है उसको अपन लोग लिस्टेड कंपनी नहीं कहते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंपनीज को लिस्ट कराना जरूरी है। क्या कराना जरूरी है बोलो? कंपनीज को यहाँ पे लिस्ट कराना जरूरी है, तब जाके अपन लोग कहेंगे कि उसे लिस्टेड कंपनी का नाम दिया जाता है। जब तक कंपनी खुद को लिस्टिंग नहीं कराएंगी तब तक क्या यहाँ पे लिस्टेड कंपनी बोली जाने वाली है? क्या नहीं, मतलब जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है वो लिस्टेड कंपनी नहीं होती। फिर से, जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कंपनी है वो बेटा लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाई जाती। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब होता है अदर देन लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी भी आती है और पब्लिक कंपनी भी आती है। जरूरी नहीं है कि हर एक
पब्लिक कंपनी लिस्टेड ही हो। मैं आपको एक बात बता दूं, पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि शेयर्स जहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है उसे बोला जा रहा है, ठीक है। पर यह जरूरी नहीं है कि उसने अपने शेयर्स को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही रजिस्टर कराना चाहिए तब जाके वो लिस्टेड कंपनी बोली जाएंगी, ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सर क्या मैं अभी सब्सक्रिप्शन ले सकता हूं अल्टीमेट सीए का May 24 इंटरसिप लॉ के लिए? हाँ आप ले सकते हो विराट कोहली, कोई बात ही नहीं उसके अंदर। विराट कोहली हमसे पढ़ना चाह रहा है और क्या चाहिए, बिल्कुल ले सकते हैं विराट भाई, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। जितने भी मेरे जो सेशंस है वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर फ्री सेशंस जो शुरुआत वाले है वो अवेलेबल है, और उसके बाद से आज से ऐप के ऊपर चालू हो रही चीजें है ना, तो आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन पहले कवर करना और फिर आगे का देखना, ऐसा मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखिए, अब मैं अगर बात करूं अदर कंपनी से रिलेटेड चर्चा करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी सब फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर, ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज क्या बोली जा रही है, देखो गवर्नमेंट कंपनी से रिगार्डिंग बातचीत हो रही है। कौन से कंपनी से रिलेटेड? गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? तो देखो गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% और मोर, क्या बोला मैंने, बताइए, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और मोर कौन हेल्ड करके रखता है बेटा? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय सीजी और पार्टली बाय एसजी मिलके अगर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और मोर अगर इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो ऐसे केस के अंदर इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। इस कंपनी को क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से, गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या आप इस बात को समझे? क्या हाँ सर, तो अपन ने क्या बोला, सभी लोग बताइए। सर मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे क्या कह रहा हूं, बोलिए जल्दी से। सर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर इन्वेस्ट करता है, समझना बात को, 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल अगर इन्वेस्ट किया जाता है, एक तो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है सर। उसके बाद देखिए और क्या बोला जा रहा है, and section includes a company which is a subsidiary of such government company। मतलब सर क्या बोला जा रहा है, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की तो उसको भी अपन लोग गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर। देखिए बेटा, ये एक कंपनी है, मैं बात करूंगा आपके साथ, ये एक कंपनी है दोस्तों। ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के अंदर मोदी जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी फंस गए मेलोनी के चक्कर में। आइए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ सीजी जो हुआ बेटा, सीजी यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है? सीजी यहाँ पे 20% इन्वेस्ट कर रहा है। एसजी यहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रहा है? एसजी यहाँ पे 20% इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर मैं बात करूं ना तो एक जगह SG1 मान लीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे 20% इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो गुजरात गवर्नमेंट है ना बेटा, गुजरात गवर्नमेंट यहाँ पे है ना 12% इन्वेस्ट कर रहा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कितना हो गया? 52% हो गया। और 52% अगर यहाँ पे हो गया तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा कह दो ना इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह दो ना। मतलब इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी क्या मैं कह सकता हूं? क्या? डेफिनेटली मैं यहाँ पे कह सकता हूं। क्या बात को समझे? एकदम क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है ना। 51% और मोर होना चाहिए, ध्यान रखना 51%। मतलब सर अगर 100 शेयर है तो 51 शेयर, 51 शेयर्स और उससे ज्यादा कंपनी के पास। सर अगर 1000 शेयर है तो 510 शेयर या उससे ज्यादा होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, तब जाके हम लोग कहेंगे कि ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ओके सर, परफेक्ट, इतना समझा है। अब मान लीजिए अगर ये एक कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंदर दूसरे कंपनी को अपना क्या बनाती है? सब्सिडियरी बनाती है। क्या बनाती है बोलो? सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50% का अगर स्टेक है या कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अभी आगे पढ़ेंगे, वैसे रिवीजन है तो आपने पढ़ा होगा पहले शुरुआत में। तो ऐसे केस में इस कंपनी को भी बोला जाता है डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोला जाता है बोलो? डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी का नाम अपन लोग इसको दे देते हैं। क्या? डेफिनेटली अपन लोग इसको डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी का नाम दे देते हैं। ये ऐसा ये वाला सेक्शन यहां पे कह रहा है, ठीक है। चलिए अब फॉरेन कंपनी के बारे में बात करेंगे। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है सर? ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट कैसी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया। जैसे मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट बनी है इंडिया के बाहर, फेसबुक बना है इंडिया के बाहर, है ना, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है बेटा? इंडिया में है। तो एक तो खुद से करे या एजेंट से करे, फिजिकली करे या इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहां पे आके बेचे तो मैं कहूंगा फिजिकली बेच रहा है,
लेकिन यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है बेटा वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, मतलब वर्चुअली दे रहा है ना, तो फिजिकल नहीं दे रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो ये भी क्या फॉरेन कंपनी होंगी क्या? हाँ, मतलब सिंपल सी बात है, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ इंडिया के बाहर, जो धंधा करे इंडिया के अंदर, इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर, धंधा करे इंडिया के अंदर, सर उसे फॉरेन कंपनी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप इस बात को समझ गए क्या? सभी लोग बोलो, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? एकदम आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए फिर देखो और क्या बोला गया है। फॉर अब मैं बात करूंगा सेक्शन 8 कंपनी से रिगार्डिंग। ठीक है सर, सेक्शन 8 कंपनी क्या कह रहा है? सेक्शन 8 कंपनी का कहना है ये डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड, मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी को बोला जाता है नॉट फॉर अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाली कंपनीज, या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए जो कंपनीज आ रही है ना, उसे सेक्शन 8 कंपनी बोला जा रहा है। यानी कि कंपनी फॉर्म्ड विद अ कैसा ऑब्जेक्ट? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। बोलो मेरे साथ, कैसा ऑब्जेक्ट? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। आपको रिवाइज करना है बेटा, मैं आप ही के बारे में, इधर ध्यान दो, सुनो इधर ध्यान दो। देखो आपको है ना बेटा मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। अगर मैं आपको कीवर्ड के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं तो आपने भी उस कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है, या आपने भी उसको जम से रीड करना है। साथ साथ में रिवाइज करोगे हो जाएगा क्लास के बाद। फिर आप सोच के देखो, क्लास 1 घंटे की करो, फिर उसके बाद 1.5 घंटा घर पे पढ़ने लगाओ। क्या मतलब है ऐसे पढ़ाई का? साथ साथ में निपटा दो बढ़िया से, है ना। आओ चलो देखेंगे सेक्शन 8 कंपनी क्या कह रहा है। सेक्शन 8 कंपनी बात करता है सर ऐसी कंपनी बनाने के लिए जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब कंपनी ऐसी बनाओ कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट को प्रमोट करे। अब आपको चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं तो याद करो, स्कूल में अपन लोग क्या क्या देखते हैं? आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्कूल में होता है सर, स्पोर्ट्स भी होता है, कहने के लिए एजुकेशन भी है, रिसर्च की लैब होती थी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज कराए जाते थे। क्या? जैसे प्रोजेक्ट रोशनी, याद करना टप्पू सेना प्रोजेक्ट रोशनी को प्रमोट करती है। रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, हमारे स्कूल में बेटा नवरात्रि के समय खाना रखा जाता था, फिर चैरिटी किया जाता था, आपको चिट्ठी पकड़ाई जाती थी, बोले जाओ लोगों से पैसे कलेक्ट करो। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, झाड़ लगाओ, ये करो वो करो, ये सारी चीजें क्या यहाँ पे होते थे? क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कौन सा सभी लोग मेरे साथ रिवाइज करो। सर स्कूल में जो करते थे, मतलब आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, ये 3 था। फिर एजुकेशन कहने के लिए, स्पोर्ट्स की बात थी, रिसर्च होता था, सोशल वेलफेयर हुआ, रिलीजियस, चैरिटेबल एक्टिविटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। मजा आ गया सर, पूरी चीजें समाप्त हो गई। उसके बाद देखो, एक जो कंपनी है ना, इसका इंटेंशन क्या है कि इस प्रॉफिट को मैं कहां लगाऊंगा? ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। इस प्रॉफिट को कहां लगाऊंगा? बोलो ना, ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए मैं इस प्रॉफिट को लगाऊंगा। और प्रमोट करेंगे अपन लोग इस ऑब्जेक्ट को, और प्रोहिबिट करता है, क्या करता है? प्रोहिबिट करता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स। मतलब अगर कंपनी ने कुछ पैसा कमाया, मान लो कंपनी ने 1000 रुपए कमाया है और कंपनी कहना चाहती है डिविडेंड बांटते थे, हम कहते हैं नहीं, आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। जैसे बीइंग ह्यूमन, बेटा समझना बात को, बीइंग ह्यूमन जो है वो थोड़ी भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखाता है प्राइसेस जब चार्ज करता है कपड़ों के लिए। लेकिन चलो उसी के बारे में बात करेंगे। बीइंग ह्यूमन का काम क्या है? 200 की टी शर्ट को 2000 में बेचो, 1800 के प्रॉफिट को क्या सल्लू भाई को देंगे? क्या याशी के लिए नहीं देंगे दोस्तों, सल्लू भाई को नहीं देंगे। हम लोग उसको अपने किस में लगाएंगे? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। जैसे कैंसर पेशेंट को ट्रीट करता है कौन? बीइंग ह्यूमन वाला, है ना। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आ गया है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ गया है, ठीक है। अब देखो सर सेक्शन 8 कंपनी यू ही अपन लोग बना सकते हैं क्या? नो, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देके रखी है। किसको पावर है? बोलो जल्दी से। सेंट्रल गवर्नमेंट को दोस्तों यहाँ पे पावर देके रखा है कि आप क्या कर सकते हो, कुछ सिचुएशन में लाइसेंस को इशू कर सकते हो। समझना बात को, क्या बोल के रखा है? कुछ सिचुएशन में आप लाइसेंस को इशू कर सकते हो। करो सर, लाइसेंस को इशू करो। देखो सेक्शन 8 अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रजिस्टर करो सच पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब इनका कहना है कि आपको लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनाना होगा, लेकिन ओ उला ला क्या आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। देखो आपकी कंपनी बनेगी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली ही, लेकिन आपको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। लोगों को कैसे तुझे पता ना चला? कैसे नहीं पता चला? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं जानता हूं सुर सुरीली आवाज आपके कान को ब्लेस कर रही होंगी, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है उसके अंदर। आ जाइए, शो रखा हूं मैं, है ना, बुक माई शो पे टिकट्स भी अवेलेबल होंगे, आपको लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी, है ना। आइए देखो
अब उसके बाद क्या बोल के रखा है, अब सर ये जो रजिस्ट्रार है ना, ये रजिस्ट्रार को आरओसी बोला जाता है प्यार से, इसको एप्लीकेशन करते हैं बाय सच पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर दिस सेक्शन। तो सेक्शन 8 के अंदर आरओसी को एप्लीकेशन किया जाता है और ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी एंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस, जैसे वो मानो जैसे वो लिमिटेड कंपनी बनी हो करके, क्या बोला मैंने, जैसे वो लिमिटेड कंपनी की तरह है ना दोस्तों, वैसे प्रिविलेजेस को एंजॉय करता है कौन, वैसे प्रिविलेजेस को एंजॉय करती है ये हमारी कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनी। क्या आप बात को समझे? सारे लोग बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या यस सर, बढ़िया से समझे। मुझे बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारी कंपनी ने क्या किया है, कॉन्ट्रावीन किया है कोई रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन को, मतलब जो भी सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी ना उसको कॉन्ट्रावीन किया है। कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है, सेक्शन कुछ और कहता था, आपने कुछ और कर डाला, तो ऐसा केस में इसे बोला जाता है कॉन्ट्रावेंशन। क्या बोला जाता है बोलो? कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर हमारी कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट को, सब्जेक्ट टू विच, समझना बात को, सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस अगर इशू किया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा बताइए मुझे जल्दी से। ऐसे केस के अंदर अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में अपन ने रिवोक कर देना चाहिए लाइसेंस को, तो वो क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है लाइसेंस को, और लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग कर देगा कंपनी के नाम के आगे। मतलब मुझे ऐसा लगा, समझिए आप बात को, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सभी लोग फोकस करना, स्क्रीन के ऊपर देखो। नहीं आप सुनते नहीं, सुनो ना, मैं आपको यहाँ पे मास्टर डेटा ऑफ इधर लेके जा रहा हूं कंपनी के यहाँ पे, ठीक है। रुको, इसके ऊपर जाएंगे अपन, एक मिनट रुकते नहीं आप लोग। टाटा फाउंडेशन सर्च UPPSONS। देखो मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, देखो कंपनी का नाम क्या लिखा है, टाटा फाउंडेशन लिखा हुआ है। आप देख पा रहे क्या स्क्रीन के ऊपर, कंपनी का नाम टाटा फाउंडेशन लिखा हुआ है। ये एक लिमिटेड वाली कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है दोस्तों। और ये ऊपर का जो है ना, ये ऊपर सिन नंबर आपने देखा होगा ना, अलॉटमेंट ऑफ सिन करके बोला जाता है सेक्शन नंबर 7 के अंदर, तो यही है वो सिन नंबर। इसमें जो पहला अक्षर है यू से समझता है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है, अगर एल होता तो वहां पे लिस्टेड कंपनी लिख के आता था। फिर आपको बीच में MH नजर आ रहा है क्या, MH मतलब इसका हेडक्वार्टर्स MH में, इसका जो मेन ऑफिस है ना वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और आगे NPL आपको नजर आ रहा होगा, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट लिमिटेड, ऐसी कंपनी करके NPL, नॉट प्रॉफिट लिमिटेड, ऐसा कुछ तो भी है उसका नाम, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, मतलब सिन नंबर के अंदर वो डेटा है। अब देखो आप यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कंपनी के नाम के आगे क्या आपको शब्द नजर आ रहे हैं क्या, कोई भी नहीं। लेकिन समझिए बात को, अगर टाटा फाउंडेशन जिस पर्पस के लिए बना था, अगर वो पर्पस अच्छे से आप नहीं निभाते हो, तो ROC के पास पावर है कि आपके लाइसेंस को रिवोक कर दे। और लाइसेंस को रिवोक करने के बाद क्या कर दे, लाइसेंस को रिवोक करने के बाद टाटा फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड या टाटा फाउंडेशन लिमिटेड ऐसा नाम आपका करवा सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर करवा सकते हैं। ऐसी वाली बात यहाँ पे, जैसे देखो एक क्लास ऑफ कंपनी क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे ROC क्या नाम देंगी, प्राइवेट लिमिटेड का नाम यहाँ पे दे देंगी। कौन, ROC। अगर ये कुछ भी उल्लंघन करते हैं तो देती है बेटा, ऐसे मजा आ रहा है इसलिए नहीं देती है, ठीक है। आ जाइए, अब बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताइए, जहां पे लाइसेंस इज रिवोक्ड, व्हेन लाइसेंस इज रिवोक, जब लाइसेंस होता है रिवोक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में कह सकती है ये टाटा फाउंडेशन को अमलगमेट करा दो। क्या करा दो बोलो, अमलगमेट करा दो। जैसे रिलायंस फाउंडेशन अच्छा है, टाटा फाउंडेशन को एग्जांपल के लिए कुछ उल्लंघन किया, तो ऐसे केस में टाटा फाउंडेशन को अमलगमेट करवा दो रिलायंस के साथ। तो पहला पॉइंट है अमलगमेट करवा दो, ठीक है सर, एकदम बढ़िया। टू फॉर्म अ सिंगल पार्टीज करके, जिसमें सेम लाइबिलिटीज यहां पे रहने वाली है, बराबर है क्या। या दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा, दूसरा अमलगमेट, पहला हुआ अमलगमेट, दूसरा बोलेंगे वू करवा दो। वू का मतलब होता है वाइंडिंग अप करवा दो, यानी कि बंद कर दो, असेट्स को बेचो, लाइबिलिटीज को पे कर दो और खत्म कर दो इस कंपनी को, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा सकता है। तो सबसे पहला अमलगमेट करा दो दूसरे कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, और दूसरा बोला जाता है ये इसको बंद करवा दो, यानी कि एक काम करो, बेच डालो इस कंपनी के असेट्स को, और असेट्स को बेचने के बाद जो भी पिस्सा आवे बेटा, वो पिस्से से क्या कर दो, वो पिस्से से लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अब पेनल्टी या पनिशमेंट भी यहाँ पे बोला जा रहा है। सर याद मत रखना पेनल्टी पनिशमेंट, कितनी चीजें याद रखोगे, छोटा सा दिमाग, कितनी कितनी चीजें याद रखोगे, और ये हर एक इसमें पेनल्टी कुछ ना कुछ आने वाला है, तो मत करो यहाँ पे इसको यार, ठीक है।
आओ, जो क्या कहता है कि हम आपको फाइन चार्ज करेंगे कितना, 10 लाख से हम लोग आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक हम लोग आपको फाइन चार्ज करेंगे। और डायरेक्टर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ना, उसको बेटा 25,000 से लेके 25 लाख तक की फाइन होंगे। 25,000 से लेके 25 लाख तक की फाइन यहाँ पे डायरेक्टर या ऑफिसर के पास होने वाली है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल होने वाली है। उसे ऐसा बोला जा रहा है पेनल्टी या पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन। क्या बोला जाता है? बोलो, पेनल्टी या पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन यहाँ पे कहा जाता है। क्या आप बात को समझे? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए क्या? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हुई बेटा सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है क्या? यस सर, हमें समझ में आ गई है। एक और खास बात है ये कि यहाँ पे 14 डेज का क्लियर नोटिस देके जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट या मिनिमम डायरेक्टर अप्लाई नहीं होता। और यहाँ पे आपको नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी या शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर ये सब चीजें टेक्निकल है थोड़ा सा, इस स्टेज के ऊपर ये सारी चीजें समझना आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जब आप फाइनल में जाते हो तब ये कमिटीज के बारे में रेफरेंस आता है या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में आता है। अब फाउंडेशन में चाहकर भी समझना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो ये 3 पॉइंट्स आपने अगर नहीं भी लिखे तो आपको ऐसा नहीं कि अरे बाप रे इनके मार्क्स काट होकर के, ऐसा नहीं होगा। पर मेन है जो पहले का कंटेंट है ये आपको लिखना जरूरी होने वाला है फिर। ठीक है, चलो अब फिर मैं आपके साथ बात करूंगा कौन सा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जा रहा हूं और नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है बेटा? डोरमेंट कंपनी का नाम है। सेक्शन 445 बात करता है किससे रिलेटेड? डोरमेंट कंपनी। सभी लोग बोलो किससे रिलेटेड? डोरमेंट कंपनी से रिलेटेड बातचीत करता है। सर ये डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। समझना बात को। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। लेकिन जब ये कंपनी बनाई गई थी ना, तो ये कंपनी एक तो कोई ना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आई है, या ये कोई असेट को होल्ड करती है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। समझना, एक कंपनी जो असेट को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या किसी असेट को होल्ड कर रही है और उसके साथ साथ इसकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या नहीं है? बोलो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सभी लोग बोलो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। देखो, कंपनी बन रही है फ्यूचर ट्रांजैक्शन या असेट को होल्ड करने के लिए और इसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो समझ जाना दोस्तों, ऐसी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जा सकती है और कहती है कि मुझे इनएक्टिव कंपनी घोषित कर दो, मुझे कह दो इनएक्टिव कंपनी, मैं इनएक्टिव कंपनी बनना चाहती हूं आरओसी, मुझे टाइटल दे दो। क्या दे दो? टाइटल दे दो आरओसी। आरओसी से दरख्वास्त किया जाएगा कि मुझे टाइटल इनएक्टिव कंपनी का देना, ताकि मैं डोरमेंट कंपनी कहलाई जाऊं या इनएक्टिव कंपनी कहलाई जाऊं करके। ठीक है, कोई बात नहीं है सर। तो अपन ने क्या देखा? बोलो जल्दी से। सर 2 चीजें देखी अपन ने। कौन सी 2 चीजें देखी जरा बच्चे बताइए। सर सबसे पहली बात तो असेट या कोई फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए यहां पे आ रहा है ना। और दूसरा क्या बोला जा रहा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सभी लोग बोलो सिग्निफिकेंट, बोलिए ना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। क्या होते हैं? क्या नहीं सर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसी बात यहां पे की जा रही है। ये 2 चीजों के रिगार्डिंग बात यहां पे हुई है। क्या? बिल्कुल सर। इनएक्टिव कंपनी क्या कहता है? इनएक्टिव कंपनी मतलब सर ऐसी कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन any business या operation or has not been made any significant accounting transaction during last 2 years। मतलब सर inactive company मतलब जिसने पिछले 2 सालों में, अगर मैं इस साल यहाँ पे भेज रहा हूं अपने को, तो जो पिछले के 2 साल है ना बेटा, ये पिछले 2 साल के अंतर्गत ना इसने कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं किया। कैसे? इसने कोई भारी भरकम मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। कैसे ट्रांजेक्शन नहीं किया? बोलो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया। क्या नहीं किया? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, ऐसा बोला जा रहा है। या हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। समझना, और इसके अलावा देखो 2 कंडीशन आपको इनएक्टिव कंपनी बना सकती है। 1 मिनट रुको, 2 कंडीशन सर कौन सी इनएक्टिव कंपनी बना सकती है? बोलिए। इनएक्टिव कंपनी सर हम लोग 2 चीजों से बन सकते हैं ना। कौन से 2 चीज है बेटा? सबसे पहला क्या बोला जा रहा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या मजा आ रहा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मेरे साथ रिपीट करो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ना आपके साथ, और दूसरा क्या कह रहा है सर? और दूसरा इन लोगों का कहना है कि इसके अलावा ये पहली चीज, और पिछले और ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है पिछले 2 सालों में, है ना, ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर। ठीक है सर। और दूसरा क्या बोला जा रहा है? ठीक है, ये एक पहला पॉइंट हुआ। और दूसरा अब देखो क्या बोला, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स। और फिर से बोला जा रहा है कि लास्ट
ईयर में इन्होंने क्या फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस एनुअल रिटर्न। दोनों बेटा फाइल नहीं करना है, एक भी फाइल कर दिया फिर यहां पे कंडीशन मान ली जाएंगी, दोनों फाइल नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, बोलो दोनों फाइल नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। क्या आप इस बात को समझे? क्या सारे के सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हो क्या जो मैं कहना चाहता हूं? सारे लोग कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोलेंगे, है ना। तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है सर जिसका सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स, और यहां पे बोला जा रहा है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को इसने फाइल नहीं किया है लास्ट 2 ईयर्स। तो ये दो कंडीशन में से कोई भी एक अचीव कर लोगे तो ये इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले सकती है। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन। क्या होता है बोलो जल्दी से? एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, मतलब ये चारों को ट्रांजैक्शन को छोड़ के अगर कोई दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। अगर ये चारों हो भी रहे हैं ना तो ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चारों के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। अगर और कोई ट्रांजैक्शन होता है इन चारों के अलावा तो पक्की बात है अब ये इनएक्टिव कंपनी बोला जाएगा क्या, या नहीं सर अब नहीं बोला जाएगा। अगर ये चारों के अलावा है तो सर सिर्फ ये चार ही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं, देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला अगर आप आरओसी को फीस दे रहे हो इनसिग्निफिकेंट है। दूसरा अगर आप इस एक्ट या अदर लॉ के लिए फीस दे रहे हो मतलब गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है इनसिग्निफिकेंट है। तीसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट, एक एक्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको शेयर्स को अलॉट करना होता है, तो ऐसे केस के अंदर उससे रिलेटेड आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इनएक्टिव है। समझ रहे बात को, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चौथा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो देखिए अगर पेमेंट्स किया जा रहा है मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स के लिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस के लिए अगर आप पैसा वैसा दे रहे हो इनएक्टिव है करके ऐसी बात यहां पे हो रही है। चार ट्रांजैक्शन कौन सा, फीस पे किया, आरओसी को फीस पे किया लॉ के तहत, तीसरा बोला जा रहा है यहां पे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एक्ट के तहत, और चौथा बोला जा रहा है अगर पेमेंट कर रहे हैं ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए दोस्तों, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, सभी लोग बोलिए ना जल्दी से। सर हम लोग यहां पे कहते हैं कि ये इनएक्टिव कंपनी बोला जा रहा है। क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, इनएक्टिव कंपनी का नाम यहां पे, ये चारों ट्रांजैक्शन में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। समझ गए ना, बोलो जल्दी से मुझे, समझ गए क्या? मतलब ये ट्रांजैक्शन करोगे तो भी इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा कुछ किया तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, फिर डोरमेंट का स्टेटस नहीं ले सकते, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। बराबर है ना। चलो 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 चलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? सभी लोग बोलो जल्दी से, समझ गया है क्या बात को? मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। फटाफट गो थ्रू कर लो, थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, पेजेस वेजेस पलटा लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, पाप नहीं महापाप कर रहे हो बेटा, आप समझना बात को। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, दनादन लेक्चर को लाइक करेंगे सब लोग, है ना, ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट ट्रैक रख रहा है, समझ रहे हैं आप बात को। आ जाइए, चले क्या, बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या इस बात को हम लोग आगे बढ़े क्या? सभी लोग बोलो जल्दी से, बोलो अभी के अभी बोलो, है ना। आगे बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। चलो मैं अगर बात करूं आपके साथ तो हम लोग क्या देख रहे हैं यार, हम लोग यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं सर, हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं कौन सी चीज को लेके, हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं दूसरे चीजों को लेके। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनिए, अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट वाला कौन सा कंसेप्ट होने वाला है सर? वो होने वाला है यहाँ पे, सर वो होने वाला है यहाँ पे, वो होने वाला है कौन सा? मीनिंग ऑफ निधि कंपनी से रिलेटेड। कौन सा होने वाला है बोलो? मीनिंग ऑफ निधि कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। निधि कंपनी का मतलब क्या होता है सर? निधि कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बनाई जाती है म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए, ये प्रमोट करती है हैबिट ऑफ सेविंग, है ना, इसे, इसके लिए निधि कंपनी, बेसिकली मेंबर्स लोग आते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर किसी भी मेंबर को जरूरत होती है पैसे की तो उसको ब्याज के तौर पर पैसा दे दिया जाता है, इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा दे दिया जाता है, फिर इंटरेस्ट कलेक्ट करके अगेन हम लोग लोगों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये निधि कंपनी के रिगार्डिंग यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, चले क्या आगे बढ़े, क्या बोलो जल्दी से? यस सर, आ जाइए यहाँ पे, ध्यान दो, है ना सर। नोट्स भी लिखाओगे क्या बेटा? आपने टाइटल नहीं बढ़ा, क्या चल रहा है? रिवीजन
मतलब ये सही है ना। अपन रेगुलर लेक्चर देखने का नहीं, जब रेगुलर लेक्चर था तब अपन कुछ कर नहीं रहे और अभी नोट्स लिखाओ बोलते हैं। ये क्या रिवीजन में कोई कैसे नोट्स लिखा सकता है? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, है ना। रिवीजन है, रेगुलर नहीं है। फिर से पढ़ो एक और बार, रिवीजन, है ना। आइए, रिवीजन का मतलब होता है एक बार विजन होने के बाद फिर से देखना, उसे बोला जाता है रिवीजन, है ना। आइए चलो चले क्या दोस्तों, कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कॉन्ट्रावीन का सिंपल सा अर्थ होता है यहाँ पे कि कॉन्ट्रावीन का मतलब है कि मतलब कॉन्ट्रावेंशन, यार आपने कोई चीज को फॉलो नहीं किया उसे कॉन्ट्रावेंशन बोला जाता है। और क्या बोला जाता है ना। चलो आगे बढ़े क्या, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे मुझे। ओके चलिए, अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, फोकस करना स्क्रीन के ऊपर, मैं यहां पे बात करूं पब्लिक फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि PIF। क्या बोला? PFI। क्या बोला सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से सर, PFI। क्या बोला सभी लोग? बोलो PFI। बराबर रहेगा, एकदम बढ़िया सर। आ जाइए यहाँ पे, ध्यान दो। अगर मैं बात करूं सर, कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू बी नोटेड एज PFI, सबसे पहली बात तो क्या कंडीशन है? दो बेसिक कंडीशन। पहली बात तो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत आना चाहिए। क्या बोला मैंने? सेंट्रल या स्टेट एक्ट के तहत आना चाहिए। और दूसरा, इसके अंदर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, कम से कम, मिनिमम, नॉट लेस देन 51%, यानी कि 51% और मोर। क्या बोला? 51% और मोर का जो कंट्रोल है ना बेटा, वो किसके पास होना चाहिए? 51% और मोर का कंट्रोल होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल के पास, या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट। तो ऐसे केस में अपन लोग इसे PFI कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी के केस में केवल ये सेकंड वाले कंडीशन से गवर्नमेंट कंपनी बन जाती थी, लेकिन यहां पे स्टेट भी है और दूसरा एक्ट के तहत इसको पावर भी है, या एक्ट के तहत इसको लाया भी गया है। तो इसलिए उसको PFI या पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ोतरी देने के लिए PFI यहां पे आता है। जैसे देखो, LIC का आपने नाम सुना होगा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, IDFC का आपने नाम सुना होगा, फिर UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, फिर जो भी इंस्टीट्यूशन नोटिफाई किया गया कंपनीज एक्ट में, फिर इसके अलावा एनी अदर सच इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे RBI है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है इन कंसल्टेशन विद RBI, वो भी PFI यहाँ पे बोल दिया जाता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल दिया यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन है PFI की, सबसे पहले एक्ट के तहत आना चाहिए और दूसरा 51% का स्टेक गवर्नमेंट्स का यहाँ पे होना चाहिए। बस ये चीजें, और कुछ नोटिफाई एग्जांपल देखे जैसे LIC हो गया, IDFC हो गया, फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं UTI हो गया, तो ये सारी चीजें आती है PFI की कैटेगरी के अंदर, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। किसके अंदर? बोलो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। क्या आप इस बात को समझे? क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या है ना। चलो आ जाओ, अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। किससे रिलेटेड बात करेंगे? कि कैसे कंपनी बनाई जाती है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे हो सकती है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहला प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर प्रमोटर क्या कहते हैं? प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दिया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, या जो आइडेंटिफाई किया गया एनुअल रिटर्न के तहत। सबसे पहला जिसका नाम दिया गया है प्रोस्पेक्टस के तहत, या जो आइडेंटिफाई किया गया एनुअल रिटर्न के तहत। ठीक है सर। जो कंट्रोल करे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, आइदर एज अ शेयर होल्डर करे या अदरवाइज करे। ठीक है सर। पहला क्या बोला यहाँ पे? बोलो जल्दी से, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आया है प्रमोटर के तौर पर। दूसरा, जो कंट्रोल करे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को। तीसरा दोस्तों, जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कस्टम टू एक्ट, मतलब क्या? जिसके इशारों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करे उसे बोला, जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर काम करता है तो उस व्यक्ति को भी प्रमोटर बोला जाता है। तीन चीजें प्रमोटर की बोल दो मुझे। सबसे पहला क्या? जिसका नाम, और होने वाला है ना, मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन हुआ तो वो प्रमोटर माना जाता है। सबसे पहला क्या बोला? बोलिए, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर या एनुअल रिटर्न के अंदर आया है। दूसरा क्या बोला? जो कंट्रोल करे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। तीसरा क्या बोला जा रहा है? जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उसको अपन ने यहाँ पे प्रमोटर का नाम यहाँ पे देके रखा है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रमोटर का नाम हम लोगों ने यहाँ पे देके रखा है। क्या आप बात को समझे? सारे के सारे लोग जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या है ना, एकदम बढ़िया से सर हम सारी बातों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स प्रमोटर का मतलब जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंसीव करते हैं आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, जो नेसेसरी स्टेप्स भी लेते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे अपन बोलता जाता है। अब सेक्शन
3 क्या कहता है, देखो सेक्शन 3 का कहना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी बनाने के लिए। अगर आप यहाँ पे समझिए, अगर आप यहाँ पे पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो 7 या 7 से ज्यादा लोग लगते हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 या 2 से ज्यादा लगते हैं, और 1% कंपनी तो एक या उससे एक ही मेंबर लगने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो एक ही मेंबर लगता है आपको 1% कंपनी के केस में, और बाकी केस के अंदर अगर मैं बात करूं ना तो पब्लिक कंपनी के केस में 7 या 7 से ज्यादा। दूसरा बोला प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 लोग लगते हैं आपको कंपनी बनाने के लिए, 1% कंपनी के केस में मात्र एक व्यक्ति लगता है आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। क्या आप बात को सारे इतना समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप बातों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर आ रहा है करके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन नंबर 7 के बारे में अब आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 7, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 किस बारे में बात करता है सर? सेक्शन नंबर 7 यहां पे बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड सभी लोग बोलो? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड सेक्शन नंबर 7 आप लोगों के साथ चर्चा करता है और आपको बताता है कि कैसे कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट दी कंपनी करके, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान दो यहाँ पे। अरे खुशबू तुम्हारा एक अलग ही चल रहा है, बाद में बात कर लेना स्नेहा के साथ, अभी इतनी क्या अर्जेंट है क्या? तुम्हारी आईडी दो, ये दो, वो दो, तुमको क्या लेना देना उसके आईडी से? अपना काम करो ना, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करो ना बेटा, जल्दी से आईडी दे दो। ऐसा भी नहीं है ना, मतलब समझे ना बात को यार, वो स्नेहा है ना, मतलब जान दो। खैर आइए, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिए, सुनिए बात को मैं जो कह रहा हूं यहाँ पे, है ना। सुनो मित्रों ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं आपके साथ, सर सबसे पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो इनका कहना है फाइलिंग अप ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या है बोलो सारे के सारे लोग जल्दी से? फाइलिंग अप ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। मतलब क्या सर? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट को फाइल करना होगा। क्या करना होगा बोलो? आपको सबसे पहले आपको 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 सुनो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? डॉक्यूमेंट को फाइल करना होगा। फर्स्ट वाली चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए एक जो पर्सन है ना बेटा, एक जो पर्सन है, ये पर्सन को आरओसी के पास क्या फाइल करना होगा सर? डॉक्यूमेंट फाइल करने होंगे। क्या फाइल करने होंगे बोलेंगे सारे लोग? डॉक्यूमेंट को फाइल करेंगे, ठीक है सर, एकदम समझिएगा, है ना। फाइलिंग विद आरओसी, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, देखो डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार जिसके जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं आपके साथ, हमारा जो है ना, सुनो ना, हमारा अगर हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मुंबई में है तो मुंबई में एक आरओसी सिचुएटेड है, आप मुंबई के आरओसी में दे देना। सर अगर मैं कहूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है आरओ है, ये पुणे में है, तो आपको पुणे के आरओसी में देना होगा। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक मुंबई में एक पुणे में, बाकी जगह जो है ना दोस्तों वो एक ही है, समझना, बाकी स्टेट्स में एक ही है, और कई कई तो बहुत सारे स्टेट्स मिला के एक आरओसी, जो छोटे छोटे स्टेट्स है वो सब मिला के एक आरओसी यहाँ पे देके रखा है, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना होगा, ठीक है सर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या होने वाला है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे होने वाला है एमओए और एओए होंगे। क्या होंगे बोलो जल्दी से? एमओए एओए होंगे, जिसको क्या किया जाएगा? साइन किया जाएगा। किसके द्वारा? सब्सक्राइबर्स। क्या बोलता जाता है बोलो? सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए या एओए के द्वारा यहाँ पे साइन किया जाता है डॉक्यूमेंट को। तो मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोग बोलिए जल्दी से सर, जो एमओए और एओए है ना उसको साइन करेंगे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। किसके द्वारा? सभी लोग बोलो, सब्सक्राइबर्स के द्वारा अपन लोग उसको साइन करेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा बोलो, दूसरा बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है सर। डिक्लेरेशन किससे देना चाहेगा? डिक्लेरेशन 2 लोगों से दिया जाना है। क्या बोला मैंने? बोलेंगे सारे लोग, डिक्लेरेशन सर देना है अपने को। डिक्लेरेशन सबसे पहली बात यहाँ पे देना पड़ता है प्रोफेशनल के द्वारा। प्रोफेशनल मतलब कौन होता है सर? प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीडब्ल्यू हो गया या एडवोकेट हो गए ना, तो इन लोगों के द्वारा यहाँ पे अपने को डिक्लेरेशन देना है सर। ये सबसे पहली वाली बात हो गई, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, आ जाओ, ये सबसे पहला यहाँ पे ये वाली डिक्लेरेशन हो गया। और दूसरा क्या बोला? इसके अलावा जो जिस व्यक्ति का नाम आर्टिकल्स में दिया गया है एज अ डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, कि उसने इस एक्ट के पूरे स्कोप, देखो समझिए बात को। और दूसरा किसके द्वारा दिया जाने वाला है? और दूसरा दिया जाने वाला इंटरनल पर्सन। इंटरनल पर्सन में कौन कौन है? डायरेक्टर है, मैनेजर है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी।
अंशु कह रही है सर प्लीज, बेटा कितना स्पैम कर रहे हो, दिल्ली में होऊंगा तब होऊंगा, आप अभी ऑनलाइन पे तो ध्यान दो, ऑफलाइन का पड़ा है आपको, या ऑनलाइन आपसे संभल नहीं रहा, इस पे ध्यान दो अभी आप, है ना। सेक्रेटरी है ना, जो सेक्रेटरी है ये तीनों के द्वारा, समझ रहे हैं आप बात को, ये तीनों के द्वारा, ये इंटरनल लोग है बेटा, एक है प्रोफेशनल और दूसरा इंटरनल, ये दोनों लोग क्या देंगे, डिक्लेरेशन देंगे। कौन से चीज से रिलेटेड डिक्लेरेशन देंगे, कि हमने कंप्लाई किया है एक्ट को, क्या क्या है बोलो ना, अपन ने कंप्लाई किया है एक्ट को, समझ रहे हैं आप बात को, कि वी हैव कंप्लाइड विद द एक्ट, ऐसा अपने को डिक्लेरेशन यहां पे देना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल देना है दोस्तों, ऐसी बात मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अपने को डिक्लेरेशन यहां पे देना है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक्ट के सारे रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट है, मैंने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया हो, आप चाहिए तो एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है सर, समझ गया। तो डिक्लेरेशन दो लोगों के द्वारा दिया, एक तो पर्सन जो एंगेज था कंपनी बनाने में, माने कि प्रोफेशनल, एक तो बाहर वाले लोग प्रोफेशनल लोग, और इंटरनल लोग में डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी हो गया, कि हमने सारे रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट को क्या किया है दोस्तों, कंप्लाई किया है, ऐसा यहां पे कहना चाहते हैं। परफेक्ट है क्या, एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर देखो क्या बोला जा रहा है। अब देखो, अब जो डिक्लेरेशन है वो किससे मांगा जा रहा है, डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए से मांगा जा रहा है। किससे मांगा जा रहा है बोलो, डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है सब्सक्राइबर ऑफ एमओए से, या जिसका नाम वहां पे दिया। अब सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए का मतलब होता है ये कल चल के क्या बनेंगे, मेंबर्स बनेंगे, और ऐसे लोग बेटा जो फर्स्ट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर बनने वाले। अब देखो, कुछ लोग हो सकते हैं जो मेंबर डायरेक्टर दोनों में थे, कुछ हो सकते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर बने, कुछ हो सकते हैं सिर्फ मेंबर बने, करके अलग अलग यहाँ पे हो सकते हैं, समझ गए आप बात को। तो ऐसे केस के अंदर डिक्लेरेशन यहां पे जो फ्यूचर मेंबर्स है और जो फ्यूचर डायरेक्टर्स है, दोनों से डिक्लेरेशन लगेगा। और क्या डिक्लेरेशन लगेगा, सबसे पहली बात कि दे आर नॉट प्रूव्ड गिल्टी। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूव्ड गिल्टी, तो दे आर नॉट प्रूव्ड गिल्टी कौन से चीज के लिए, कोई भी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी को बनाने में, फॉर्म करने में या प्रमोट करने में हम लोग गिल्टी नहीं है, ऐसा उनको डिक्लेरेशन देना होगा। क्या कहा मैंने बोलो, ऐसा उनको डिक्लेरेशन देना होगा। दूसरा, अगर हम लोग गिल्टी पाए भी गए तो उस चीज को 5 साल बीत चुके हैं। क्या बोला मैंने, उस चीज को 5 साल बीत चुके हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आज यहां पे अगर मैं डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहा हूं ना, तो इसके 5 साल पहले मैं गिल्टी करार किया गया था तो ठीक है, चलता है, लेकिन 5 साल के अंतर्गत अगर वो चीज है तो मैं यहां पे डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, या मैं वहां पे डायरेक्टर या मेंबर नहीं बन सकता किसी कंपनी में, ऐसा समझ लो। मतलब अगर आज मैं गिल्टी करार कर दिया जाता हूं तो अगले 5 सालों के लिए मैं कोई भी कंपनी में ना मेंबर बन सकता हूं, ना मैं कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, ऐसा ये लोग कहना चाहते हैं, या ऐसा लॉ कह रहा है। आप समझिए बात को, डिफिकल्ट है बेटा ये थोड़ा सा। उसके बाद तीसरा देखो, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास फाइल किया है ये कंप्लीट एंड ट्रू है हमारे नॉलेज केस में, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। हमारे नॉलेज के हिसाब से डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट है, आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसके अंदर। फिर बोला जा रहा है एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस की, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता ना, तब तक हम आपके साथ कैसे कांटेक्ट करेंगे या कौन से एड्रेस के ऊपर कांटेक्ट करेंगे उसके बारे में बता देना। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर्स मांगा जाता है सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए का, मतलब जो मेंबर बनेंगे, जैसे नाम होगा, सरनेम, फैमिली नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, ये मांगा जाता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगा जाता है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर पर्टिकुलर्स आप मांगोगे कौन, जिसका बेटा जिसको आपने डायरेक्टर बनाया, तो डायरेक्टर के केस में सारी डिटेल्स आएंगी जो ऊपर है, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल चीज आएंगी, और वो कौन सा है बेटा, वो है डिन नंबर। कौन सा है सभी लोग बोलो, डिन नंबर एडिशनल यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें बोला जा रहा है कि जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स मेंशन होने वाले हैं, क्या अपने को उनसे कंसेंट भी लेना होगा क्या, हाँ सर अपने को उनसे कंसेंट भी लेना होगा, और फर्स्ट डायरेक्टर्स से पूछना होगा कि कौन से अदर फर्म्स में वो इंटरेस्टेड है करके। मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स जो अपने केस में डायरेक्टर बन रहे हैं, अपने कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर है, लेकिन वो डायरेक्टर हो सकता है कहीं और भी डायरेक्टर, मतलब वो पर्सन कहीं और भी डायरेक्टर हो सकता है। तो इनका कहना है वो कहा उसका मन लगता है उसके बारे में आप जान लो। और दूसरा बोला जा रहा है उनसे कंसेंट भी ले लो। क्या ले लो, कि वो हमारे कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। समझ रहे क्या बात को, हमारे कंपनी में वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनका वैसे कंसेंट भी ले लो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गए क्या, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलेंगे मुझे क्या इस बात को आप समझे क्या, है ना। तो देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना है। सबसे पहला सर सबसे पहला एमओए हुआ, दूसरा डिक्लेरेशन हुआ, तीसरा डिक्लेरेशन है। तीसरा भी क्या है सभी लोग बोलो, तीसरा भी है सर डिक्लेरेशन। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन कौन सा है, थर्ड डॉक्यूमेंट भी अपना डिक्लेरेशन है। ये दिया जा रहा है सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए और दूसरा फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। ओके सर,
क्या क्या डिक्लेरेशन में देने वाले? सबसे पहला नॉट कॉन्विक्टेड, दूसरा इवन इफ कॉन्विक्टेड तो 5 ईयर इलैप्स हो चुके हैं, बराबर है, ठीक है सर। और तीसरा क्या बोला जा रहा है? ऑल डॉक्यूमेंट करेक्ट, ठीक है, ये तीसरा बोला जा रहा है, परफेक्ट है सर। फिर और क्या होता है सर? फिर यहाँ पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस देना होता है, चौथा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस आपको देना है, कैसे कांटेक्ट करे, कहाँ कांटेक्ट करे, बनने तक। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स देना है, ठीक है। अगर मेंबर है तो आपको नेम, सरनेम, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीजें। अगर डायरेक्टर है तो ये सारी चीजें तो आएंगी, इसके अलावा डिन नंबर भी आ जाता है, ठीक है। ओके परफेक्ट है सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डायरेक्टर है तो ऐसे केस में, डायरेक्टर है तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? इनको अदर फॉर्म इंटरेस्ट प्लस कंसेंट, ये भी लगता है, ये भी लगता है, ठीक है। चलो अच्छा, ये पार्ट ए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इतने का तुम स्क्रीनशॉट लो, बाद में आराम से करना, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। मैं रुको, चलो उसके बाद ये दूसरा स्क्रीनशॉट लो। हाँ समझे? चलो आओ, ओके, कम ऑन एवरीवन, चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे ना। बोलेंगे सारे के सारे लोग क्या बात को समझ रहे हैं क्या? कम ऑन एवरीवन, आओ देखो। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू कर दिया जाता है। कौन इशू करता है दोस्तों? आरओसी कहता है कि यार तुमने मेरे को इतनी इंफॉर्मेशन दी और सब इंफॉर्मेशन सही है, तो मुझे एक बात बताइए ना, जब सब इंफॉर्मेशन सही है तो ऐसे केस के अंदर मैं क्यों तुम्हारा यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रुको? एक काम करो, तुम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रख लो, जाओ खुश रहो, जा जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद आपको सिन नंबर भी अलॉट किया जाता है, जैसे मैं आपको हर एक कंपनी के बारे में बताया था। ये देखो यहाँ पे टाटा फाउंडेशन का ऊपर आपको सिन नंबर नजर आ रहा होगा, है ना। तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का होता है आधार, उसी प्रकार से कंपनी का क्या होता है? उसी प्रकार से कंपनी का होता है सिन नंबर। क्या होता है सभी लोग बोलो? सिन नंबर होता है, ठीक है सर। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट वगैरह किए दोस्तों, क्या इसको यहाँ पे संभाल के रखना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में? हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, बाद में काम आएंगे मुन्ना। गलती से कल चल के तुम्हारे ऊपर कुछ केसे वैसे चल गई ना, तो उसके अंदर काम आने वाले हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया से संभाल के रखना, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत झुट्टू जानकारी दी, या कोई मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपने सप्रेस किया, मतलब आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया। क्या किया बोलो जल्दी से? आपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया। तो ऐसे केस के अंदर बोला जाता है कि आपके ऊपर हम सेक्शन नंबर 447 फॉर फ्रॉड के हिसाब से पेनल्टी लगाएंगे। समझना बात को, क्या किया बोलो? छुपाया, समझना, छुपाया, इनकॉर्पोरेट करते वक्त गलत झुट्टू इंफॉर्मेशन दी या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाया, 447 में बजा डालेंगे। उसके बाद सेकंड बोला जा रहा है, मान लो फॉल्स इंफॉर्मेशन देख के आपकी कंपनी बन जाती है, आपकी कंपनी बन जाती है, आपकी कंपनी बन जाती है, बन जाती है। तो ऐसे केस के अंदर जो भी पर्सन को आपने फर्स्ट डायरेक्टर कहा था या जिसने डिक्लेरेशन दिए थे, डिक्लेरेशन मतलब वो प्रोफेशनल वाला डिक्लेरेशन भी दिया था और फर्स्ट डायरेक्टर वाला भी डिक्लेरेशन दिया था, तो उसको 447 में लेटा देंगे। समझ रहे आप बात को? 447 में उसको बजा डालेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। सही भी बात है, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। फिर देखो और क्या बोला गया,
फिर सर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल होता है। यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर को पास कर सकता है, तो ट्रिब्यूनल आपके मैनेजमेंट को रेगुलेशन कर सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं ना बेटा, फ्रॉड हुआ था येस बैंक के केस में, तो यहाँ पे एनसीएलटी ने क्या किया था, ट्रिब्यूनल ने क्या किया था, येस बैंक के लोगों को हटा दिया और एसबीआई के लोगों को बैठा दिया, बोले तुम वहां लंच ब्रेक लेते थे अब यहां लंच ब्रेक लो। इसे बोला जाता है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट या रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट करके नाम दिया जाता है। दूसरा, मेंबर्स की लाइबिलिटी, एक काम करो अनलिमिटेड कर डालो। ये कंपनी लोग क्यों बनाते हैं, ताकि लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा उठा सके ना। एक काम करो उनकी लाइबिलिटीज को अनलिमिटेड कर डालो, खत्म करो। तीसरा क्या बोला जा रहा है, रिमूवल ऑफ द नेम। तीसरा बोला जा रहा है नाम को हटाओ। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, अपन जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज का एक रजिस्टर जो आरओसी मेंटेन कर रहा है ना, बोलो जल्दी से मुझे, आरओसी मेंटेन कर रहा है ना, तो उस वैसे केस के अंदर क्या रिमूवल करेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर रिमूवल करवा देंगे। उसके बाद बोला जा रहा है ऑर्डर पास करो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के लिए, मतलब कंपनी के असेट्स को क्या करो, असेट्स को सेल करो और लाइबिलिटीज को पे करो। असेट्स को सेल करो, लाइबिलिटीज को पे करो। और आखिर में बोला जा रहा है जो भी ऑर्डर मुझे ठीक लगे मैं वो पास कर सकता हूं। सभी लोग बोलेंगे क्या क्या कर सकता है, देखो आर यू, समझिए बात को, आर यू, आर से होता है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, आर यू से क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एन से क्या होता है नेम को काटो करके, समझ रहे। तो समझिए बात को, वाइंडिंग वू रन, सभी लोग बोलेंगे वू रन करके, वू मतलब वाइंडिंग अप हो गया, रन से क्या होता है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और एन से आता है यहाँ पे सभी लोग बोले नेम ऑफ कंपनी से रिलेटेड। तो आपको याद रहेगा क्या क्या ऑर्डर में पास करना है, तो वू रन करके आपको ऐसा पास करना है। क्या करना है बोलो, वू रन करके आपको ऐसा पास करते हुए चलना है। क्या डेफिनेटली सर पास करते हुए वू रन करके चलना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया सर, आ जाइए चलो। लेकिन ये सारे ऑर्डर पास करने से पहले हम आपको बता दें, आपने कंपनी को ROBH देना है, मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। अगर कंपनी के लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो सफाई देना चाहते हैं, तो प्लीज उनकी बात को सुन लो, उनकी बात को मत टालो, ऐसा पहली बात। और दूसरा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, देखेगा जो ट्रांजैक्शन कंपनी ने एंटर की है ना, वो ट्रांजैक्शन को निहारेगा दोस्तों ट्रिब्यूनल, और उसके अनुसार फिर डिसीजन लेगा। समझ रहे बात को, उसके अनुसार फिर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, ऐसा मैं यहाँ पे कह रहा हूं। समझे कि आप सारे के सारे लोग, जल्दी से बोलिए मुझे, है ना, बढ़िया से समझ रहे हैं क्या सारे लोग, बोलो जल्दी से यस सर, एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। बस उतनी बात यहाँ पे की गई है सर। फिर स्पाइसी करके एक फॉर्म होता है जिससे इलेक्ट्रॉनिकली आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है सर, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना दोस्तों। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हमारा मेरे हिसाब से आगे का पूरा पूरा एक्ट हो सकता है आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, फिर क्या है, मेमोरेंडम से रिलेटेड चीजें है ना, हाँ, तो डॉक्ट्रिन्स और मेमोरेंडम ही बचते हैं, तो आगे के केस के अंदर हम लोग यहाँ पे फिनिश ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, छोटे छोटे सेशन में इफेक्टिव सारी चीजें अपनी हो जा रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कोशिश रहेंगे कि मंडे को ही मैं नेक्स्ट सेशन रखवा दूं, या ट्यूसडे को, मंडे नहीं तो ट्यूसडे को डेफिनेटली मैं सेशन रखवा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी हमारा क्या चल रहा है बेटा, अभी हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच चालू हो चुका है। फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब के ऊपर पहले 10 सेशन आने वाले हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन चैप्टर को फिनिश कर दिया। मंडे से मैं पार्टनरशिप एक्ट को चालू करने वाला हूं। किससे चालू करने वाला हूं बोलो, पार्टनरशिप एक्ट से। पूरा पार्टनरशिप एक्ट यूट्यूब के ऊपर ही होने वाला है, तो आप उस पार्टनरशिप एक्ट को डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक बैचेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए, आपको सिर्फ लॉ में दिक्कत है, तो आप लॉ का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, विद या विदाउट ऑप्शंस वाले इसमें जा सकते हैं। देखो, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर आप लेक्चर को लाइव भी देख सकते हैं और 2 आपको रिकॉर्डेड व्यूज मिलते हैं। जैसे 60 मिनट्स का लेक्चर है तो आपको 120 मिनट्स तक आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं और उसके साथ साथ लाइव देख सकते हैं 60 मिनट्स का, मतलब टोटल 180 मिनट हो गया। वही अगर आप गूगल ड्राइव लेते हैं तो इसमें आपको प्योरली रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं। जो मैं सुबह लाइव सेशन लूंगा, शाम में आप तक रिकॉर्डेड सेशन पहुंच जाता है, जिसको आप 180 मिनट तक देख सकते हैं। उससे ज्यादा, अब एक लेक्चर को 3 बार से ज्यादा तो कोई नहीं देखता, वैसे 1 बार भी नहीं देखता, लेकिन 3 बार से ज्यादा भी कोई नहीं देखता, ऐसा मैं बता दूं आपको, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको नोट्स आने वाले, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स इसके अंदर आपको मिलने वाली है। कब से सर, मतलब जब 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से चीजें यहाँ पे चालू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन सी यू ऑल। दोनों चीजों की लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको दे रखा हो, तो आप यहां से डेफिनेटली डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।